हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं गोपाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सीपीआर में। और आज के वीडियो में बात करेंगे एडीआर। एडीआर होता क्या है? एडीआर का फुल फॉर्म है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। फ्रेंड्स, 10 जुलाई को एक खबर आती है कि टीसीएस के जो क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं क्वार्टर 1 के, तो रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आते हैं। उसमें 6% की ग्रोथ के आसपास ग्रोथ दिखाई जाती है। उसके बाद में इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस तीनों स्टॉक्स और सारे टेक स्टॉक गिरते हैं इंडिया में। उसके बाद में जब एडीआर जो इवनिंग में खुलता है यूएस मार्केट में, तो जैसे ही वहां पे खुलता है तो वहां पे जो विप्रो का शेयर था वो अप्रोक्सीमेट 4% तक डाउन था। और अगर इसकी बात करें इन्फोसिस की, तो वो भी 3.5% के आसपास डाउन था। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जो वहां पे एडीआर डाउन था उसका हमारे मार्केट पे क्या फर्क पड़ सकता है, और एडीआर क्या होता है, किसी कंपनी को लिस्ट करने के लिए क्या क्या वहां के रेगुलेशन को फेस करना पड़ता है, एडीआर के टाइप कितने होते हैं और एडीआर को हम कैसे, जो वो डॉलर में होते हैं उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीज में, और कौन कौन सी कंपनियां हैं जो लिस्टेड हैं एज ए एडीआर। और हम ये भी जानेंगे कि जो एडीआर है उसका कन्वर्जन रेशो क्या होता है और हर शेयर का कितना कितना कन्वर्जन रेशो है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं आपको लेके चलता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और मैं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया कि आज हम बात करेंगे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट दैट इज एडीआर की। सब कुछ जानेंगे एडीआर के बारे में, और यह भी जानेंगे कि कैसे जो ट्रेडर्स हैं वो प्रिडिक्ट करते हैं कि आज जो शेयर्स हैं, जो एडीआर लिस्टेड शेयर हैं, वो गैप डाउन खुलने वाले हैं या गैप अप खुलेंगे, या फिर उनमें ट्रेडिंग कारोबार कैसा रहेगा, नीचे रहेंगे या ऊपर की तरफ कारोबार करेंगे। और यह भी जानेंगे एडीआर कितने प्रकार के होते हैं, हाउ टू कन्वर्ट एडीआर इनटू आईएनआर रुपीज, और एडीआर से आर्बिट्राज से कैसे ट्रेडर पैसे कमा सकते हैं। ये सारा कुछ हम जानेंगे, तो इसलिए आप अंत तक बने रहिएगा। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, काफी मजा आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आगे चलने से पहले मैं बता दूं, जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, मेरे चैनल का नाम है ट्रेडिंग सीपीआर और मैं इसमें इसी टाइप के इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं, तो प्लीज चेकआउट फॉर दैट आल्सो। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। चर्चा में किए गए स्टॉक्स केवल और केवल एजुकेशन पर्पज के लिए हैं। इन्वेस्टमेंट और किसी टाइप की बाई और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट दैट इज एडीआर। एडीआर होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय एडीआर? एडीआर होता है, एज पर डेफिनेशन, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या है? आर नेगोशिएबल सर्टिफिकेट्स इश्यूड बाय ए यूएस डिपॉजिटरी बैंक्स रिप्रेजेंटिंग ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स। जो एडीआर होता है फ्रेंड्स, वो एक सर्टिफिकेट होता है, नेगोशिएबल सर्टिफिकेट होता है जो इशू किया जाता है बाय यूएस डिपॉजिटरी बैंक। इसको यूएस डिपॉजिटरी बैंक इशू करती है, और वो जो एक एडीआर होता है वो एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर ऑफ फॉरेन कंपनी। जैसे अब इसमें एडीआर में फॉरेन कंपनी कौन है? इंडिया। तो वो इंडिया के जो शेयर है उनको रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें बोल रहा है कि यूजुअली 1 शेयर ऑफ ए फॉरेन कंपनी स्टॉक, जबकि सभी 1 नहीं होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एज पर डेफिनेशन जो एडीआर है वो निगोशिएबल सर्टिफिकेट है जो यूएस डिपॉजिटरी बैंक इशू करती है। उसमें एडीआर में स्पेसिफिक नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर होते हैं, किसके? फॉरेन कंपनी के। ठीक है, जैसे इंडियन स्टॉक्स लिस्टेड हैं एडीआर में, वैसे ही दूसरे कंट्रीज के भी स्टॉक्स तो लिस्ट होंगे ना एडीआर में, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट के लिए। तो उन सब के लिए जो एडीआर होता है वो रिप्रेजेंट करता है लिस्टेड कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर कितने होंगे, उनको रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गई बात इतनी? अब क्या होता है कि जो एडीआर होता है उसमें
ADR offers US investor a way to purchase stock in overseas companies। ADR से क्या होता है, जो US इन्वेस्टर्स होते हैं उनको एक रास्ता मिलता है परचेज करने के लिए। कौन से स्टॉक्स? ओवरसीज कंपनीज के स्टॉक्स। बहुत इजी वे में वो परचेज कर पाते हैं। सपोज कि कोई यूएस का बंदा है, वो परचेज करना चाहता है इंडियन के अच्छे जो स्टॉक्स है उनको, तो अब उनको परचेज करने के लिए या तो फिर उसको इंडिया में से एज ए फॉरेनर FII बन के उसको यहां से परचेज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो ADR को परचेज कर सकता है। तो ये काफी उसके लिए सिंपल रहेगा। प्लस जो फॉरेन फर्म्स है, जैसे इंडिया की जो फर्म्स है, उनको ये बेनिफिट होता है कि जब वो ADR में उनका शेयर लिस्ट होता है तो यूएस के जो इन्वेस्टर हैं उनकी वो नजर में आता है और उनको इजी होता है वहां से कैपिटल उठाना, वहां से फंड रेज करना। तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। अब इसमें की टेक अवे क्या है? जो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है इज ए सर्टिफिकेट, जैसे कि मैंने बताया, इश्यूड बाय ए यूएस बैंक दैट रिप्रेजेंट शेयर्स इन फॉरेन स्टॉक। वो रिप्रेजेंट करता है सर्टिफिकेट कि कितने उसके शेयर्स हैं, फॉरेन स्टॉक जो शेयर्स हैं वो कितने हैं। और दीज सर्टिफिकेट्स ट्रेड ऑन अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज। जो ये सर्टिफिकेट्स होते हैं वो जैसे अपने यहाँ पे डोमेस्टिक शेयर ट्रेड होते हैं एक्सचेंज पे, वैसे ही ये जो ADR होते हैं वो भी अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। ADR एंड देयर डिविडेंड्स आर प्राइस्ड इन US डॉलर। मतलब अगर किसी के पास ADR है तो उसको डिविडेंड भी मिलेगा, और लेकिन वो प्राइस होगा US डॉलर में। अब ADR रिप्रेजेंट एन इजी लिक्विड वे ऑफ US इन्वेस्टर। जैसे कि मैंने बताया, ADR जो होता है वो काफी इजी वे होता है और लिक्विड वे होता है US इन्वेस्टर को फॉरेन स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। अब फिफ्थ है दीज इन्वेस्टमेंट में ओपन इन्वेस्टर्स अप टू डबल टैक्सेशन एंड ए लिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शन आर अवेलेबल। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या रहती है कि एक तो लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं। सपोज कि अगर किसी को फॉरेनर है ऐसे स्टॉक्स में चाहता है ट्रेड करना जो कि ADR में लिस्टेड नहीं है, तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर ही लिस्टेड है ना, तो उसी में इन्वेस्ट कर सकता है। तो एक तो ये लाइन लिखी है। दूसरी ये है कि इन्वेस्टर को डबल टैक्सेशन का लॉस हो सकता है। डबल टैक्सेशन कैसे? जैसे अगर यहाँ की कंपनी है, इन्फोसिस है, जो जिनका ADR अवेलेबल है, तो इन्फोसिस अगर डिविडेंड देगी तो पहले तो यहाँ की गवर्नमेंट जो विथ स्टैंड अमाउंट कहते हैं वो डिडक्ट करेगी, अपने पास रखेगी, और उसके बाद में जब US का रूल है कि आपकी कोई भी फॉरेन कमाई है, फॉरेन कंट्री से जब भी आप कमाते हो तो उसके ऊपर भी वहां पे टैक्स लगेगा। तो जो इंडिविजुअल होता है, जो इन्वेस्ट कर रहा है, उसको डबल टैक्सेशन का इसमें लॉस होता है ADR में। अब ये कुछ कंपनियां हैं जो इंडियन कंपनियां हैं जो लिस्टेड है US में एज ए ADR, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं और उनको लिख भी सकते हैं। इसमें से एक या दो कंपनियां हैं फ्रेंड्स जो डीलिस्टेड हो चुकी हैं, लेकिन यही डाटा अवेलेबल था, ये मैंने आपको स्लाइड में दिखाया, जिसमें इन्फोसिस, विप्रो, WNS होल्डिंग। अच्छा, इसमें कई ऐसी भी कंपनियां हैं जो इंडियन स्टॉक मार्केट में तो लिस्टेड नहीं है, लेकिन वो लिस्टेड है US में। तो ऐसे भी हो सकता है कि कोई यहाँ पे जैसे यात्रा ऑनलाइन है, WNS होल्डिंग, ये सब जो है वो कई कंपनियां हैं जो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, लेकिन ये लिस्टेड कहाँ पे है? एज ए ADR US स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है। अब ये काम कैसे करता है? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो है ADR है, वो कैसे काम करता है? तो जैसे मैंने बताया था, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है आर डिनोमिनेटेड इन US डॉलर। US डॉलर में ये डिनोमिनेटेड होता है। ठीक है। द अंडरलाइन सिक्योरिटीज हेल्ड बाय US फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो ये शेयर्स होते हैं, जो सिक्योरिटी होती है, वो किसके पास रहती है? US फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास में। ऑफन इसको कौन रखता है? ओवरसीज ब्रांच जो होती है वो रखती है। दीज सिक्योरिटीज आर प्राइस्ड एंड ट्रेडेड इन डॉलर एंड क्लियर्ड थ्रू US सेटलमेंट सिस्टम। तो US का जो सेटलमेंट सिस्टम होता है उसके आधार पे डॉलर में ये ट्रेड होते हैं और US सेटलमेंट सिस्टम से ही ये क्लियर होते हैं। जब इनमें ट्रांजैक्शन होता है तो US सेटलमेंट सिस्टम से ही ये क्लियर किए जाते हैं। किसमें? डॉलर में।
To begin offering ADR, a US bank must shares on a foreign exchange. Must purchase shares on a foreign exchange. जब स्टार्ट करते हैं एडीआर का ऑफर, तो जो यूएस बैंक होती है वो परचेज करती है शेयर फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज से, ऑन ए फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज पे वो शेयर को परचेज करती है, किसके? जो फॉरेन कंपनी एडीआर में लिस्ट होना चाहती है उनके, और उसके अगेंस्ट में वो सर्टिफिकेट इश्यू करती है जिसको हम एडीआर कहते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक ट्रेडिंग के लिए जो वहां के यूएस में जो ट्रेडिंग होगी, जो फॉरेन स्टॉक्स हैं उनकी, तो उनके लिए वो सर्टिफिकेट इश्यू करेगी, लेकिन सर्टिफिकेट इश्यू करने से पहले वो फॉरेन एक्सचेंज में परचेज करेगी उस फॉरेन कंपनी के शेयर। एडीआर जो है वो लिस्ट हो सकते हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, जिसे एनवाईएसई कहते हैं, नैस्डैक में, और ओटीसी, ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर आगे हम बात करेंगे कि जो टाइप ऑफ एडीआर होते हैं उनमें बात करेंगे ओवर द काउंटर क्या होता है। अब यूएस बैंक होती है, उनका कुछ रिक्वायरमेंट है कि जो फॉरेन कंपनियां हैं वो अपनी पूरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करे, ताकि जो अमेरिकन इन्वेस्टर हैं वो उसकी कंपनी की, जो फॉरेन कंपनी है उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को जान सके और उनके लिए इजी हो एडीआर में इन्वेस्ट करना। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना तो जरूरी है ही, लेकिन ये फायदा उस इंडियन कंपनी को भी है, क्योंकि उससे क्या होगा कि वहां के जो इन्वेस्टर है वो अट्रैक्ट हो गए। अगर कंपनी की फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी है, अगर उसकी टॉप लाइन ग्रोथ अच्छी है, बॉटम लाइन ग्रोथ अच्छी है, तो वहां के भी इन्वेस्टर को वो अट्रैक्ट करते हैं, तो उनको फंड रेज करने में काफी इजी होता है। अब जो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट होते हैं वो फ्रेंड्स 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है स्पॉन्सर्ड एडीआर और अनस्पॉन्सर्ड एडीआर। तो स्पॉन्सर्ड एडीआर क्या होता है उसकी हम बात करेंगे। स्पॉन्सर्ड एडीआर में क्या होता है कि जो बैंक होती है, कहां की? अमेरिका की, इश्यू ए स्पॉन्सर्ड एडीआर ऑन द बिहाफ ऑफ फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी के बिहाफ में स्पॉन्सर्ड एडीआर क्या करती है? इश्यू करती है। द बैंक एंड बिजनेस इंटर इनटू ए लीगल अरेंजमेंट। इसमें क्या होता है, जो बैंक होती है और जो बिजनेस होता है, जो कंपनी फॉरेन कंपनी लिस्ट होना चाहती है, उनके बीच में लीगल अरेंजमेंट होता है। और जो फॉरेन कंपनी होती है वो यूजुअली पे करती है, जो इशू का कॉस्ट होता है वो पे करती है। ठीक है, और जो एडीआर होता है उसके ऊपर उसका पूरा कंट्रोल रहता है। जबकि जो बैंक होती है इस स्पॉन्सर्ड एडीआर में, उसका काम होता है ट्रांजैक्शन को हैंडल करना विद इन्वेस्टर्स के साथ में। ठीक है, अब क्या होता है कि जो स्पॉन्सर्ड एडीआर रहता है उसमें जो कई कैटेगरी होती है। स्पॉन्सर्ड में भी जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे करके वो कैटेगरी देते हैं। वो कैटेगरी का डिसाइड होता है कि वो कंपनी, जो फॉरेन कंपनी है, वो SEC सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन रेगुलेशन एंड अमेरिकन अकाउंटिंग प्रोसीजर को कितना कंप्लायंस करती है। तो उस पर डिपेंड करता है कि उस एडीआर का, स्पॉन्सर्ड एडीआर का लेवल क्या होगा। लेवल 1 होगा, लेवल 2 होगा। तो जितना ज्यादा वो कंप्लायंस करेगी उतना ही अच्छा उसका लेवल होगा। अब सेकंड आता है अनस्पॉन्सर्ड एडीआर। वैसे तो आजकल अमेरिकन बैंक्स प्रेफर करती है, यूएस प्रेफर करता है कि जो भी एडीआर में लिस्ट होना चाहता है वो स्पॉन्सर्ड एडीआर के थ्रू ही आए। लेकिन नॉलेज के लिए बता देते हैं अनस्पॉन्सर्ड एडीआर क्या होता है। ए बैंक आल्सो इशू एन अनस्पॉन्सर्ड एडीआर। इसमें क्या होता है, सर्टिफिकेट जो होते हैं उनमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है किसका? फॉरेन कंपनी का। ठीक है, न तो उसका ज्यादा पार्टिसिपेशन होता है इशू में, और न ही उसका इन्वॉल्वमेंट होता है किसका? फॉरेन कंपनी का एडीआर में, एडीआर को लिस्ट करने में। तो इसके कारण क्या होता है कि जो एडीआर होते हैं, अनस्पॉन्सर्ड एडीआर जो होते हैं, वो कई बैंकों द्वारा इशू किए जा सकते हैं। यूएस के कई बैंक उनको इशू कर देते हैं और ये एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होते। ये क्या होता है? ओटीसी, जो मैंने पहले बात की थी, ओवर द काउंटर ट्रेड होते हैं। मतलब ब्रोकर के थ्रू डायरेक्ट इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर होता है वो इनका ट्रेड करते हैं। ये एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड नहीं होते हैं
और इसमें प्रॉब्लम एक ये भी आती है कि जो डिविडेंड दिया जाता है वो अलग बैंक अलग टाइप का डिविडेंड दे सकती है, डिपेंड्स ऑन टैक्सेस। टैक्स को वो एक्सक्लूड करके जो उनका जो डिविडेंड बनता है, तो उसके कारण क्या होता है कि अलग अलग बैंक का अलग अलग टाइप का डिविडेंड भी इसमें हो सकता है। अब यूएस में 2000 प्लस कंपनियां जो है उनके एडीआर अवेलेबल है, जो कि 70 अलग अलग देशों की है। अब है कि when a company issue American डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अब किसी के मन में क्वेश्चन आया होगा कि जब कोई कंपनी है वो इश्यू करती है एडीआर, ठीक है, तो क्या उसको डायरेक्टली पैसे मिलते हैं क्या एडीआर के एवज में? ऐसा नहीं है दोस्तों, डायरेक्टली उनको कोई पैसा नहीं मिलता है। वो एडीआर इसलिए वहां पे लिस्ट करती है ताकि कंपनी की रिच फॉरेन मार्केट में हो सके और बड़े बड़े इन्वेस्टर को कंपनी अट्रैक्ट कर सके। लिस्ट करने का ज्यादा इंपॉर्टेंस यही होता है कि नए इन्वेस्टर आए और उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करें। डायरेक्टली उनको ऐसे कोई पैसे मिलने वाले नहीं होते हैं जब वो लिस्ट करते हैं। हाँ, जैसे आईपीओ आता है वैसे कई बार आईपीओ की तरह ये एडीआर लिस्ट कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो कंपनी को डायरेक्टली पैसा नहीं मिलता है, कंपनी को इन्वेस्टर के थ्रू ही पैसा मिलता है। जब वो कंपनी की फाइनेंशियल और वहां पे देखते हैं, जब ये कंपनी अपनी फाइनेंशियल हेल्थ का जब उनको पता लगता है, तो फिर वो इन्वेस्टर अट्रैक्ट होते हैं और वो परचेज और उनके जो शेयरिंग उनमें परचेज करती है, तो उनको इजी होता है। जो यहाँ की कंपनियां हैं, फॉरेन की जो कंपनियां हैं, उनको यूएस के इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना, इसीलिए वो अपना एडीआर लेके आती है। अब इसमें थोड़ा और डिटेल से समझाया गया है एडीआर एज ए व्हीकल ऑफ कैपिटल रेजिंग। एडीआर क्या है? एक माध्यम है यूएस से पैसा रेज करने का, जो अभी मैंने बताया था कि कैसे किया जाता है। और रोल ऑफ द डिपॉजिटरी बैंक, अब जो कौन कौन सी डिपॉजिटरी बैंक इसमें होती है जो इशू करती है एडीआर, जैसे कि सिटी बैंक हो गया, जेपी मॉर्गन हो गया, ये सारी बैंकें हैं। ये इंटरमीडिएटरी काम करती है और परचेज करती है फॉरेन कंपनी के शेयर और इश्यू करती है एडीआर। अब नो डायरेक्ट पेमेंट टू द फॉरेन कंपनी, अभी जैसे मैंने बताया था कि डायरेक्ट मनी जो है वो फॉरेन कंपनी इससे रेज नहीं कर सकती है। अब इनडायरेक्टली बेनिफिट होता है, जैसे मैंने बताया कि इनडायरेक्ट बेनिफिट कैसे होता है? जब while the company does not receive the cash from the ADR sale, they gain access to a broader investor base and potentially increase liquidity for their shares। क्या होता है? जब ब्रॉडर मार्केट में इन्वेस्टर का बेस उनका बनता है तो उसमें लिक्विडिटी भी इंक्रीज होती है और उनको इजी होता है फ्यूचर में फंड रेजिंग करने का। इसमें यही बताया गया है। अब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन काफी इन्वेस्टरों के अंदर रहता है कि हम एडीआर को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब जो एडीआर होता है, तो एडीआर को कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले चीज हमें ये पता होना चाहिए कौन कौन सी कंपनियां लिस्टेड है। जो भी हमने लिस्ट दिखाई थी, एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंपनियां जो है वो लिस्टेड है, जिनका एडीआर लिस्टेड है यूएस में। और सबसे पहले उस कंपनी की हमें डॉलर में वैल्यू पता होनी चाहिए, उस एडीआर की क्या रेट चल रही है, एटलीस्ट वो तो पता हो। तो सबसे पहले स्टेप में आता है फाइंड द एडीआर प्राइस, कि एडीआर का प्राइस क्या चल रहा है। उसके बाद होता है फ्रेंड्स कन्वर्जन रेशो। कन्वर्जन रेशो क्या है कि एक एडीआर जो है उसके अगेंस्ट में कितने ऑर्डिनरी शेयर के इक्वल है वो। द रेशो इंडिकेट्स हाउ मेनी फॉरेन शेयर्स आर रिप्रेजेंट्स बाय वन एडीआर, कि एक एडीआर कितने फॉरेन शेयर्स को रिप्रेजेंट करता है। आगे मैं बताऊंगा कि एचडीएफसी जैसे कि उसका रेशो 1:3 है और इन्फोसिस का 1:1 है। आगे हम बात करेंगे किस किस का कितना है। देन कन्वर्ट एडीआर प्राइस टू फॉरेन करेंसी। उसके बाद में क्या करना है, जो एडीआर का प्राइस है, जैसे मान लो कि यूएसडी आईएनआर का उस दिन का क्या प्राइस है, उससे फिर हम उसको कैलकुलेट करके निकालते हैं। आगे हम देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उससे हम इंडियन रुपीज में उसकी शेयर की प्राइस निकाल लेते हैं।
अब ये कन्वर्जन रेशो है जो इंडियन कंपनी का है, जैसे एचडीएफसी बैंक का कन्वर्जन रेशो है 1:3, मतलब 1 एडीआर जो होता है एचडीएफसी बैंक का वो इक्वल होता है 3 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ एचडीएफसी बैंक, ठीक है। और रिलायंस इंडस्ट्री है उसका है 1:2, 1 एडीआर रिलायंस इंडस्ट्री का इक्वल होता है 2 ऑर्डिनरी शेयर्स। और आईसीआईसी बैंक अगर हम लें तो उसका भी 1 एडीआर इक्वल टू 2 ऑर्डिनरी शेयर है। और इसके अलावा जितने भी है रेस्ट ऑफ ऑल 1:1 का ही रेशो है कि 1 एडीआर के बदले में 1 ऑर्डिनरी शेयर के इक्वल होता है। अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो इन्फोसिस का शेयर है। अब इन्फोसिस शेयर का एडीआर प्राइस 10 जुलाई को कितना था? 10 जुलाई फ्रेंड्स मैंने इसलिए लिया है क्योंकि 10 जुलाई को टीसीएस के रिजल्ट आए थे और उसके बाद में जो वहां पे इन्फोसिस का प्राइस काफी गिरा था, तो उस दिन का मैंने प्राइस लिया था 10 जुलाई को। तो 10 जुलाई को जो इन्फोसिस शेयर का एडीआर का प्राइस था वो था 18.16 यूएस डॉलर, ठीक है। अब इन्फोसिस का कन्वर्जन रेशो कितना है? इन्फोसिस का कन्वर्जन रेशो है 1:1, मतलब एक एडीआर जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक ही ऑर्डिनरी शेयर को, ठीक है। अब क्या है कि जो यूएसडी आईएनआर एक्सचेंज रेट उस दिन कितना था? 10 जुलाई को था 85 रुपीज 73 पैसा। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? यूएसडी टू आईएनआर को कन्वर्ट करेंगे हम इसको। तो जो एडीआर की प्राइस कितनी थी? 18.16 डॉलर। तो 18.16 डॉलर, अब कन्वर्जन रेशो अगर 1 ही है तो 18.16 को हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे यूएसडी आईएनआर रेट से, तो उसका रुपए निकल के आता है उस दिन का 1556 रुपए 85 पैसे, 1556.85 रुपीज इंडियन रुपीज में। हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम दूसरा लेते हैं एग्जांपल एचडीएफसी बैंक का। अब एचडीएफसी बैंक का एडीआर प्राइस 14 जुलाई को चल रहा था, जो आज की बात है, हो सकता है आपको ये वीडियो कल देखने को मिले। तो 14 जुलाई को जो एडीआर प्राइस है वो था 75 रुपीज 32 यूएस डॉलर। अब जैसे कि मैंने बताया था कि एचडीएफसी बैंक का कन्वर्जन रेशो है 1:3, ठीक है। तो अब इसके जो कितने ऑर्डिनरी शेयर आएंगे एक एडीआर में, तो हम क्या करेंगे, जो एडीआर की वैल्यू है उसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 ऑर्डिनरी शेयर आते हैं एक एडीआर में। तो 75.32 डिवाइडेड बाय 3 हो गया 25.10, ठीक है, डॉलर में रुपीज। अब जो 14 जुलाई को यूएसडी आईएनआर रेट चल रहा था 86 रुपीज, ठीक है, 10 जुलाई से थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो 86 रुपीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे 25.10 से, तो रुपीज निकल के आएंगे 2158.60। तो ये इसकी एचडीएफसी बैंक की 14 जुलाई को इंडियन रुपीज में अगर निकालते हैं तो ये वैल्यू आती है 2158.6, ये वैल्यू आती है फ्रेंड्स। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए या फिर इस स्लाइड को आप सेव कर लीजिए ताकि आपको इजी रहेगा, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि जब भी आपको कभी कन्वर्ट करना हो तो काफी इजी हो जाएगा आपके लिए, इसीलिए मैंने एग्जांपल के साथ में इसमें दिया है। अब इसमें एक और चीज बता दूं फ्रेंड्स कि जैसे कि इसमें इंडियन शेयर प्राइस 14 जुलाई को है 1982 रुपए, किसका? एचडीएफसी बैंक का। तो किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है वहां का तो 2158 है, तो ये थोड़ा प्रीमियम है प्राइस में। ये दर्शाता है कि ये जरूरी नहीं है कि जो इंडियन स्टॉक प्राइस है और जो एडीआर की प्राइस है, जब उससे हम निकालते हैं, कन्वर्ट करते हैं रुपीज में, आईएनआर में, तो वो उसके इक्वल हो जाए, क्योंकि उसमें और भी थोड़े खर्चे होते हैं, जो एक्सचेंज के खर्चे होते हैं, यूएस जो इंडियन रुपीज को कन्वर्ट करते हैं डॉलर में, डॉलर को इंडियन रुपीज में, तो वो भी एक्सचेंज के भी कुछ खर्चे इसमें फीस होती है। तो ये कोई जरूरी नहीं है। और जब ये डिसाइड किया जाता है कि जब एडीआर, एक एडीआर के इतने ऑर्डिनरी शेयर होंगे, तो उसके बाद अब इसमें दोनों के एक्सचेंज अलग अलग है। फिर जैसे मॉर्निंग में यहाँ की रेट अलग रहती है, फिर मॉर्निंग में वो नहीं खुलता है, फिर इवनिंग में वो खुलता है, तो वो स्लाइटली डिफरेंट हो जाता है। किसमें? इसकी प्राइस में। अब जैसे कि मैं
फ्रेंड जो बात करना चाहता हूं कि जो लोग बोलते हैं कि ये मैंने उस दिन देखा था 10 जुलाई को, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। 10 जुलाई को कई यूट्यूबर ने वीडियो बनाया था कि कल इन्फोसिस क्रैश होने वाला है, एडीआर जो प्राइस है वो इतना ज़्यादा डिक्लाइन है, इतना परसेंट गिरा हुआ है। तो ये कैसे होता है हम प्रैक्टिकली थोड़ा देखेंगे। अब ये जो चार्ट है विप्रो का, ये है 10 जुलाई का। 10 जुलाई को जब अपना मार्केट बंद होता है तो विप्रो का शेयर प्राइस 265.10 था और उस दिन भी ये 1% गिरा था। गिरा क्यों था? गिरा था, टीसीएस का रिजल्ट आया था और उसकी ग्रोथ केवल 6% के आसपास दिखाई गई थी। तो उसके कारण जितने भी टेक्निकल स्टॉक्स हैं उनमें प्रेशर देखने को मिला। तो विप्रो भी गिरा, कितना? 1.01% गिरा। कब गिरा? 10 जुलाई को अपना मार्केट बंद हुआ तब तक गिर चुका था। ऐसे ही इन्फोसिस भी गिर गया था 0.91% और वही न्यूज के कारण, टीसीएस के रिजल्ट के कारण। अब अपना मार्केट तो बंद हो गया। अब इवनिंग में खुला यूएस का मार्केट और वहां क्या, जब हमने इन्फोसिस का ये देखा कि वहां पे -3.51% गिरा हुआ है और उसकी रेट चल रही है $18.16। तो इसी को देख के जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने ये वीडियो बनाया है कि यहां पर भी टेक स्टॉक में क्रैश हो सकता है नेक्स्ट डे। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि ये इन्फोसिस गिरा हुआ है वहां पे 3.51% और विप्रो भी गिरा हुआ है 3.91%। अब इसको समझने के लिए हम ये मान लेते हैं कि चलो जो वहां का विप्रो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, या फिर अगर कोई ट्रेड करना चाहता है कैसे आर्बिट्राज से इनके डिफरेंस से ट्रेड करेगा, हम उसकी थोड़ी बहुत बात करते हैं। तो जैसे सपोज कि ये जो विप्रो का जो शेयर है वह एडीआर, उसमें ये गिरा हुआ है 3.91% और हमने देखा था जब 10 जुलाई को, ये देखो जब 10 जुलाई को जब यहाँ पे मार्केट बंद हुआ था तो ऑलरेडी 1% के आसपास, इसको हम 1% ही मान लेते हैं, 1% के आसपास विप्रो का शेयर गिरा हुआ था। ठीक है, तो 1% तो ऑलरेडी गिर गया है और वहां पे ये गिरा हुआ कितना है? 3.91, जिसको हम 4% मान रहे हैं। तो 4% वहां पे गिरा हुआ है और 1% यहाँ पे गिर गया, तो डिफरेंस हुआ 3% का। तो 3% का डिफरेंस हो गया। जब अपना मार्केट खुलेगा तो ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि जो विप्रो का शेयर है वो 3% तक डाउन हो सकता है। ठीक है, वैसे ही इन्फोसिस में हुआ। इन्फोसिस का जो 10 जुलाई का जो रेट था वो यहाँ पे कितना गिरा था? 0.91% गिरा था और वहां के एडीआर में कितना दिखा रहा था? 3.51% गिरा हुआ। तो इसमें भी मोटा मोटी डिफरेंस कितना हो गया? 2.5% का डिफरेंस हो गया इसमें भी। तो ये हमें पता लग गया कि 2.5% का डिफरेंस चल रहा है। तो दूसरे दिन अगर हम ट्रेड करें इसके ऊपर और इसको शॉर्ट करें तो 2.5% हम कमा सकते हैं। वैसे ही हम विप्रो में 3% कमा सकते हैं। अब देखते हैं दूसरे दिन हुआ क्या एक्चुअल चार्ट में। अब फ्रेंड जैसे ही दूसरा दिन आता है, ये जो चार्ट है ये 11 जुलाई का है। 11 जुलाई को विप्रो जैसे ही खुलता है तो वो गैप डाउन ही होता है 1.68% के आसपास। हमने डिफरेंस देखा था कि डिफरेंस बन रहा था 3% के आसपास। अब विप्रो ऑलरेडी खुलता ही है 1.68% गिर के और उसके बाद वहां से वो और 1.5% गिर जाता है। तो अगर टोटल हम देखें तो 2.75 मान लो या 73 मान लो, 73% के आसपास टोटल उस दिन गिरता है। कोई अगर गिरने के बाद भी पोजीशन बनाता है तो उसको ये वाला 1% आराम से उसने कैप्चर किया होगा अगर वो एडीआर को देख के ट्रेड करता है तो। अब फ्रेंड्स कोई जरूरी नहीं है, ये जो मैं जो ये बात बता रहा हूं ये प्रोफेशनल बंदों के लिए ही है जिनको टेक्निकल को पूरा नॉलेज हो, टेक्निकल एनालिसिस का जिनको पूरा नॉलेज हो वो ही इसमें पोजीशन बना सकते हैं। अदरवाइज आपको लॉस हो सकता है। तो ये ध्यान रखें और इस पर ट्रेड न लें। ये केवल एजुकेशन पर्पज के लिए बना रहा हूं मैं वीडियो आपके लिए कि कैसे लोग बताते हैं कैसे पैसा कमाते हैं, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि कहीं आप ट्रेड ले लो, ठीक है, क्योंकि उसके लिए पूरा नॉलेज चाहिए,
टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि देखो अभी मैं बताता हूँ, अगर विप्रो का तो आपने देख लिया कि 1% आपको मिल जाता, अगर आप मार्केट गिरने खुलने के बाद भी, इतना गिरने के बाद भी अगर आप ट्रेड लेते तो। लेकिन अगर आप इन्फोसिस में लेते तो क्या होता, देखो इन्फोसिस गिरता कितना है, 2.5% का डिफरेंस था, और ऑलरेडी गिरता ही खुलता ही है 2.63% डाउन। अब जिसको पता नहीं है टेक्निकल एनालिसिस, अगर वो यहाँ पे खुलने के बाद में वो सोचता है भैया 2.5% गिरेगा, जबकि 2.5% गैप डाउन खुला है, उसके बाद भी अगर कोई ट्रेड ले लेगा तो वो तो लॉस में जाएगा पूरे दिन। वापस जैसे ही गिरा उसके बाद एक लो बनाता है जो पूरा 3.49% गिर जाता है, और टोटल 3.49% गिरने के बाद वापस फिर बस ऊपर कंटिन्यूसली ऊपर ही जाता रहता है। बस फर्स्ट कैंडल में ही 5 मिनट में लो बना के पूरे दिन वो ऊपर ही रहता है। अब अगर किसी ने ट्रेड किया होगा उस दिन इंट्राडे में तो वो तो फंस गया। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये केवल नॉलेज के लिए है, आपको पता होना चाहिए, और इस टाइप की ट्रेड लेने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस का पूरा ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में इतना ही। आशा करता हूं अगर आप लास्ट तक बने रहे होंगे तो आपको ये लेक्चर काफी फ्रूटफुल रहा होगा, और ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।